तो गाइस, इससे पहले आपने देखा था कि हमारा एक्वा जान चुका होता है कि रूबी कोई और नहीं बल्कि श्रिया है, जो कि मर के फिर से उसने पुनर्जन्म लिया है जैसे एक्वा लिया था। खैर, इसके बाद हम सभी को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा और रूबी दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक्वा रूबी को देखकर बोलता है कि मैं तो चाहता था कि आई के दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन बट हम दोनों तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जैसे आप सभी देख सकते हो। इसके बाद हम सभी को फिर से उस स्टॉकर को दिखाया जाता है जो कि आई का प्रोग्राम देख रहा होता है और कहता है कि आई, तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। खैर, इसके बाद हम सभी कुछ दिनों का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर आई अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और पीछे से प्रेसिडेंट आई का मैनेजर आता है और आई से बोलता है कि आई, तुम्हारा एक नेक्स्ट कॉन्सर्ट और है, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और आई ऐसा ही करती है, अपने बच्चों को फिर से मैनेजर की वाइफ को देख चली जाती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी और एक्वा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रूबी एक्वा से बोलती है कि शायद से मैंने अपनी पैंट गीली कर दी है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ चले जाओ। और एक्वा रूबी की बात सुनकर वहाँ चला जाता है। एंड इसके बाद मैनेजर की वाइफ आती है, जहाँ पर वो रूबी को रोते देखती है और समझ आती है कि रूबी ने अपनी पैंट गीली कर दी है। और रूबी को डायपर पहनाते समय मैनेजर की वाइफ सोचती है कि यार मैं बच्चों को क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ बच्चों से। और इसके साथ साथ हमसे पता चलता है कि इस लड़की ने बस प्रेजेंट इसलिए शादी की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर था, इसी वजह से। लेकिन बट 2 साल से प्रेसिडेंट आई का मैनेजर कंगाल हो चुका है और इसी वजह से ये लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने पति से। और ये सारी बात वो लेडी गुस्से में चिल्लाकर बोल रही होती है और एक्वा और रूबी ये बात सुन लेते हैं, क्योंकि वो लेडी आई की बुराई कर रही होती है। कहती है कि अगर आई आज इन बच्चों को जन्म नहीं देती, शायद से हम लोग अमीर होते, क्योंकि ये सब कुछ आई की वजह से हुआ है। आई ने अपने इन बच्चों की वजह से अपनी पूरा फ्यूचर खराब कर लिया है। और ये सारी बातें हमारे एक्वा और रूबी सुन रहे होते हैं। और इसके बाद रूबी एक्वा से बोलते हैं कि शायद से ये आई से नफरत करती है, इसलिए हम लोग का इसका दिमाग ठिकाना लगाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वो लड़की मैनेजर की वाइफ कहती है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, क्यों ना मैं आई को बर्बाद कर दूं, सभी को ये बता के कि उसके 2 बच्चे हैं। और मैं जानती हूँ कि इस न्यूज़ को खरीदने के लिए अच्छे खासे मुझे पैसे मिल सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स से, जिससे मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और इन बच्चों से मुझे राहत मिलेगी। और ये सब बोलते हुए मैनेजर की वाइफ हंस रही होती है और एक्वा रूबी उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पर रूबी एक्वा से बोलती है कि ये लेडी तो हमारी माँ का पूरा करे खराब कर देगी, क्यों ना हम इस लेडी को मार दें यहीं पर। तभी एक्वा बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेडी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तभी रूबी कहती है कि अच्छा, तुम सोच रहे हो कि मैं इसे मार डालूंगी, तुम पागल हो क्या? मुझे लगता है कि तुम सच में एक साइको किलर हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुमने मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया, वाह। इसके बाद हम सभी दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनेजर की वाइफ एल्बम से आई और एक्वा रूबी की फोटो खींच रही होती है और अपने फोन में सेव कर रही होती है, जिसे देखकर एक्वा रूबी थोड़े बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद एक्वा से रूबी बोलती है कि शायद से हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी एक्वा बोलता है कि रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। और इसके बाद एक्वा कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया आया दिमाग में। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मियाको मैनेजर की वाइफ पागल हो चुकी है और वो कहती है कि मैं तो एक नहीं बल्कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये फोटोज लीक कर दूंगी, जिससे मुझे और ज़्यादा पैसा मिलेगा और आई का पूरा करियर खराब हो जाएगा। और इसके बाद तभी हम सभी देखते हैं कि एक्वा उस लेडी से बोलता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और ये सुनने के बाद वो लेडी उन दोनों को देखकर डर जाती है कि ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन तभी एक्वा उस लेडी से बोलता है कि देखो, कुछ बच्चे नहीं बोल सकते, लेकिन बट हम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, बल्कि हम लोग डिवाइस मैसेंजर हैं, इसलिए हम लोग दोनों बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्वा उस लेडी से बोलता है कि तुम भूलो मत, गॉड ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है हमारी देखभाल करने के लिए, इसलिए तुम हमारी देखभाल करो। और इसके बाद एक्वा की बात सुनने के बाद वो लेडी बोलती है कि देखो, मुझे गॉड और डिवाइन मैसेंजर वाली चीज़ों पे विश्वास नहीं है। और इसके साथ साथ उसको ऐसा लगता है कि शायद से उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और बोलती है कि देखो, जो कोई भी है बाहर निकल के आ जाओ, मुझे पता है कि ये प्रैंक है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि यहाँ पर आसपास कैमरा कहाँ पर है। खैर, इसके बाद मियाको मैनेजर की वाइफ की बात सुनकर एक्वा कहता है कि कसम से ये लेडी बहुत ही बेकार है, इसका दिमाग कहाँ पर है, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर कैसे बात कर रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ यार। एनीवेज, इसके बाद मियाको उन दोनों बच्चों से बोलती है कि देखो, जो ही प्रैंक कर रहा है इस प्रैंक को बंद कर दो
और फिर रूबी और एक्वा से वो लेडी बोलती है कि देखो बच्चों, तुम दोनों बहुत ज़्यादा ऊपर हो, इसलिए प्लीज़ जल्दी नीचे उतर कर जाओ, ओके। और ये बोलने के बाद वो लेडी एक्वा और रूबी के पास जाती है उन दोनों को उतारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लेडी रूबी को पकड़ने की कोशिश करती है तो रूबी उस लेडी के हाथ में मार देती है और बोलती है कि देखो, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, जान से मार सकती हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो और अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और मुझे एक बात बताओ, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दोनों बच्चे बोलते दिखाई नहीं दे रहे? और सुनो, हम दोनों गॉड हैं और गॉड ने तुम्हें यहाँ हमारी देखभाल के लिए भेजा है, इसलिए तुम हमारी देखभाल करो, ओके। और मिया रूबी की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद रूबी मिया से बोलती है कि देखो, हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, इसी वजह से गॉड ने हम लोग को पनिश किया है और हम सभी को इंसानों की लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसी वजह से हम लोग धरती पे यहाँ पर आए हैं एक इंसान की लाइफ जीने के लिए। और तुमको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि तुम्हें हम लोगों ने हमारी सेवा करने का मौका दिया है। और इसलिए हमारे सामने कोई बात करने से पहले ये सोच लेना कि हम दोनों गॉड हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलना, ओके। और तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और ये सारी बात सुनने के बाद मिया को काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए टेबल के पास बैठकर रोने लगती है। और रोते हुए मिया रूबी और एक्वा से बोलती है कि मुझे पनिशमेंट बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद रूबी उस लेडी से बोलती है कि देखो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमारी सेवा करो, इसके अलावा तुम कुछ ही मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरी मॉम का भी तुम ख्याल रखो। और हाँ, अगर हम दोनों तुम्हारी इस सेवा से खुश हो गए तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारे आगे जाके एक एक्टर शादी हो जाए और वो एक्टर काफ़ी ज़्यादा अमीर होगा और उसके बाद तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिच और कंफर्टेबल हो जाएगी। इसके बाद मिया को रूबी की बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों की सेवा जरूर करूँगी और तुम्हारी मॉम की भी, और तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। और मिया की बात सुनने के बाद रूबी उससे कहती है कि देखो, अभी के लिए तुम इस घर की सफाई कर दो, ओके। इसके बाद दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि एक्वा और रूबी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रूबी एक्वा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे प्लान काम करेगा। तभी एक्वा रूबी से बोलता है कि देखो, शायद से मुझे लगता है कि मिया हमारी बातों में आ चुकी है, इसलिए हो सकता है कि वो हमारी इन बातों को विश्वास कर ले और अब वो फिर से आई को हिट करने की या उससे चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे। और इसके साथ साथ एक्वा रूबी से पूछता है कि तुम पहले एक्टर थी, तुम्हारी एक्टिंग कसम से काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी, सब बताओ, तुम पहले एक्टिंग किया करती थी क्या? लेकिन तभी रूबी कहती है कि नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे तो पता भी नहीं एक्टिंग क्या होती है, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ बस ओनली हॉस्पिटल के अंदर बिताई है। और रूबी की ये बात सुनकर एक्वा कहता है कि मुझे लगता है कि इस जन्म के अंदर तुम एक अच्छे एक्टर बन सकती हो और क्या पता तुम फ्यूचर में एक एक्ट्रेस बन जाओ। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी आराम सो रही होती है और एक्वा रूबी को एक ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आता है और रूबी को उड़ाते सोचता है कि पहले मैं कितना बोरिंग इंसान था, लेकिन मैं फिर सरीना से मिला और सरीना से मिलकर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। और सोचने वाली बात है कि इस जन्म के अंदर भी सरीना मेरी छोटी बहन है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं सरीना का अच्छा ख्याल रखूं। एक्वा ये सारी बातें बोल रहा था, तभी अचानक से रूबी की आँख खुल जाती है और रूबी एक्वा से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे बुलाया अभी? लेकिन तभी एक्वा रूबी से कहता है कि सॉरी, लगता है कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। खैर, अगर अब तुम उठ चुकी हो, जाकर अपने रूम में जाके सो जाओ, ओके। और एक्वा की ये बात सुनकर रूबी अपने रूम की ओर बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ एक्वा टीवी देख रहा होता है बैठकर। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि रूबी एक जगह खड़े होकर एक्वा को देख रही होती है और कहती है कि सेंसी अभी भी नहीं बदला, वो आज भी उतना ही हम्बल है जितना पहले था। एनीवेज, इसके बाद हम सभी कुछ टाइम्स और दिखाए जाते हैं आगे के, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि आई का ग्रुप फिर से फेमस हो चुका है आई की वजह से। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई की इतनी मेहनत करने के बाद उसकी पहली पेमेंट आती है, जहाँ पर आई अपनी उस पेमेंट को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसको ओनली 2 लाख येन मिलते हैं, जो कि आई के काम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और आई उस पेमेंट को देखकर थोड़ी बहुत सैड होती है। और इसके बाद आई मियाको से बोलती है कि यार, हम लोगों ने कितने सारे हार्डवर्क किया था और इतने सारे कॉन्सर्ट किए थे, लेकिन फिर भी मुझे इतने पैसे कम क्यों मिल रहे हैं? और तभी मियाको आई को बताती है कि देखो, तुम्हारी एड के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और जो पैसे बचे थे हम लोगों ने बांट दिए, क्योंकि उनको भी देना पड़ता है ना यार, एंड जो पैसे बचे हैं वो तुम्हारे हाथ में आई। और मिया की ये बात सुनकर आई सोचती है कि आइडल बनना बहुत मुश्किल है यार, लेकिन बट वो उसका पैशन है, इसलिए वो फिर से इस काम के लिए
दोबारा मेहनत कर रही है और आई सोचती है कि अब मैं और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों का करियर बनाना है। और हम सभी जानते हैं कि आई अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आई अनाथ आश्रम पली बढ़ी है और उसका करियर पहले इतना अच्छा नहीं था और इसलिए आई चाहती है कि उसके बच्चों का करियर ऐसा ना बने। इसलिए आई अपने बच्चों की लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती है, अपने से ज़्यादा अच्छा। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई ये सोचने के बाद अपने प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। आई के जाने के बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा और रूबी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर रूबी एक्वा से कहते हैं कि मैंने सुना था कि एक आइडल की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 1 मिलियन से ज़्यादा हाई। और रूबी की ये बात सुनकर एक्वा कहता है कि ये सारी फालतू की बातें हैं, हम सभी जानते हैं कि इतना पैसा नहीं मिलता इस लाइन के अंदर। और देखो, एक आइडल की लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसीलिए उसके खर्चे बहुत सारे होते हैं और इसी वजह से उनके पास कम पैसे बचते हैं। और तुम भूलो मत, एक आइडल को बहुत सारे कॉन्सर्ट करने के बाद भी मैनेजर और अपने डायरेक्टर और परफॉर्मेंस के खर्चे भी अफोर्ड करने पड़ते हैं और इसी वजह से उनके पास बहुत ही कम पैसे बचते हैं। और एक्वा की ये बात सुनकर रूबी थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि इससे तो आई की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी और इसीलिए शायद से हम लोग को आई की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी एक्वा रूबी से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। और तभी रूबी कहती है कि देखो, तुम पहले डॉक्टर थे, क्यों ना हम आई के फैंस के किडनी निकाल के बेचे, जिससे हम सभी को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। वाह, क्या सोच है। तभी रूबी की ये बात सुनकर एक्वा कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये बताओ तुम्हारे दिमाग में ये फालतू के आइडिया, ऐसे खौफनाक आइडिया कहाँ से आते हैं। लेकिन तभी एक्वा सोचता है कि ये बात तो सच है, आई हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और इतनी मेहनत करने के बाद शायद से हो सकता है कि आई बीमार पड़ जाए और इसलिए हम लोग को आई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद एक्वा रूबी दोनों मियाँ से बोलते हैं कि तुम सभी आई को ज़्यादा इनकम वाला काम क्यों दे रहे हो। और मियाँ एक्वा रूबी की बात सुनने के बाद उनको बताती है कि देखो, तुम लोग को जितना इजी लग रहा है ना, उतना इजी है नहीं, क्योंकि एक कैपो राइडर के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से उन लोग को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। और तो और कैपो राइडर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई है, जिसकी वजह से हर रोज टोक्यो में एक नया कैपो राइडर आता है जो कि कभी कभार बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। और तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ आइडल की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उन लोग की लाइफ एक नॉर्मल इंसान से भी खतरनाक बदतर हो जाती है, जिस वजह से उन लोग को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है और अपना खर्चा निकालना पड़ता है। और मिया की ये बात सुनकर रूबी और एक्वा सोचते हैं कि टोक्यो तो बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर तो इंसान जी नहीं सकता। लेकिन तभी मिया को एक्वा रूबी से कहती है कि तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ आई के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, वो बहुत जल्दी दोबारा से फिर से फेमस हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि आई थोड़ी बहुत बीमार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो एक जगह बैठकर रेस्ट करती है और अपने फ़ोन के अंदर अपने फैंस के कुछ नेगेटिव कमेंट पढ़ती है। और उन नेगेटिव कमेंट को पढ़कर आई थोड़ी बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाती है। खैर, इसके बाद फिर से टाइम लैप आता है जहाँ पर बहुत दिनों के बाद आई की इतनी मेहनत करने के बाद उसे एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आई के बहुत सारे फैंस आए होते हैं और इसके साथ साथ आई के दोनों बच्चे भी आए होते हैं, एक्वा और रूबी भी। और उस कॉन्सर्ट के अंदर आकर एक्वा और रूबी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसके बाद मिया एक्वा रूबी से कहती है कि तुम दोनों ने ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ पर लेकर था आगे, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर चुप रहोगे, क्योंकि अगर साइटो ने मुझे यहाँ पर देख लिया तुम दोनों के साथ तो शायद से साइटो मुझे जान से मार डालेगा। और इसी के साथ हमारी ये आज का एपिसोड पार्ट ख़त्म होता है। खैर, आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड्स एंड ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड sayonara।